बहुत बहुत स्वागत है अतः हसनैन साहब। हमारे साथ डॉक्टर एम प्रभाकर। नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। 3 दशक बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव आएंगे। बच्चों का परीक्षा बोझ कम होगा। इसके साथ ही रट्टा मार पढ़ाई की जगह सीखने और आकलन करने पर ज्यादा जोर होगा। देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार होंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्कूलों के मूलभूत ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। 10+2 पर आधारित हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 के रूप में बदल दिया गया है। इसमें पहले 5 वर्ष अर्ली स्कूलिंग को होंगे। इसे अर्ली चाइल्डहुड पॉलिसी का नाम दिया गया है। वर्तमान में 3 से 5 वर्ष के बच्चे 10+2 वाले शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं है। 5 या 6 वर्ष के बच्चों का प्रवेश प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। इस व्यवस्था से इस ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। इसी तरह शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाया गया है। पहले 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यह था, जो बढ़ाकर 3 से 18 साल के बच्चों के लिए हो गया है। प्राथमिक, माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई है। सरकार ने इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में 2030 तक नामांकन अनुपात 100% और उच्च शिक्षा में इसे 50% करने का लक्ष्य रखा है। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी, लेकिन इसे खासा सरल नई शिक्षा नीति में बनाया गया है। बच्चों की शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल दिया गया है। जो शिक्षा का माध्यम है उसमें ये लिखा है कि जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो वहाँ तक 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हो या घर की जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए, और हो सके तो 8वीं तक पढ़ाया जाए और उसके आगे भी पढ़ाया जाए जहाँ पॉसिबल हो। ये एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। इसमें 3 तरह के मूल्यांकन होंगे। एक तो खुद बच्चा अपना मूल्यांकन करेगा, दूसरा सहपाठी जो उसके हैं वो उसका मूल्यांकन करेंगे, और तीसरा उसके शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे। जी, जो न्यू पॉलिसी आ रही है वो लार्ज स्केल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। बच्चे जो हैं वो थोड़ा ब्रॉडली सोचने में उनको हेल्प करेगा। सिर्फ छोटे ही बच्चों को नहीं, ये बड़े लोगों को भी हेल्पफुल है। बच्चों का परीक्षा बोझ कम होगा और वह रट्टा मारने के बजाय सीखने और आकलन पर जोर देंगे। नई शिक्षा नीति से प्राइवेट स्कूलों में मनमानी ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। एमफिल को अब खत्म कर दिया जाएगा। अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 1 साल स्नातकोत्तर डिग्री करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम के बजाय मुख्य पाठ्यक्रम से भी जोड़ा जाएगा। शिक्षण के माध्यम से 1ली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही अगर कोर्स छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। नई नीति में पहले वर्ष कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष छोड़ने पर डिप्लोमा और अंतिम वर्ष छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा जगत और आम लोगों के साथ विद्यार्थियों ने इस नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि पहले जो एजुकेशन सिस्टम में बच्चों का डेवलपमेंट शुरू होता था 6 साल की एज से, वो अब ये 5+3+3+4 वाले से बच्चों का डेवलपमेंट 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाएगा। पहले ये होता था कि एक स्ट्रीम लेते थे बच्चे और उसी में वे सारी अपनी मतलब प्रयोगात्मक परीक्षाएं सब कुछ किया करते थे। अब ये हो गया है कि किसी भी विषय से वो पढ़ाई कर सकते हैं और आगे चलकर इसका उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है। कोई किसी भी नौकरी में जा सकते हैं। जो छात्र जिनकी पढ़ाई छूट गई है या किसी कामवश या काम करने की वजह से या नौकरी की वजह से, अगर उन्होंने बाई चांस उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का या किसी भी शिक्षा का 1 वर्ष किया है, अगला छूट गया है, उसको पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे कि उनका समय भी नहीं जाएगा और उनका जो है एक तरह से विकास होगा उन लोगों का भी। प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति पर कहा कि हम भारत को दुनिया का शैक्षिक हब बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति कोई सर्कुलर नहीं, बल्कि एक महायज्ञ है जो नए देश की नींव रखेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की
नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। 3 दशक के बाद आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए और साथ ही अच्छी शिक्षा को बल मिलेगा। देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति के जरिए पूरा किया जा सकेगा और राष्ट्र की प्रगति को गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। बेहद ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान है। सबसे पहले हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, जाने माने शिक्षाविद, और प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव जी, पत्रकारिता विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय से। आप दोनों लोगों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर मनोज जी, हम आपके पास आएंगे और ये जानना चाहेंगे कि जो 3 दशक बाद नई शिक्षा नीति आई है, 5+3+3+4 की जो ये प्रणाली लागू होगी, आपको लगता है इससे शिक्षा क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आएगा? किस तरीके से आएगा? अभी तक हमारी जो प्रणाली थी 10+2 पर आधारित थी, अब किस तरीके से आप इसमें नया देखेंगे? विकास जी, मैं सबसे पहले तो इस बात को करेक्शन करना चाहूँगा कि ये 3 दशक बाद नहीं, ये लगभग पौने 200 साल के बाद भारत की कोई शिक्षा नीति आई है जिसे भारतीय शिक्षा नीति कहा जा सकता है। भारत के पास अपनी शिक्षा नीति नहीं थी। 1835 के बाद से जो मैकॉले की शिक्षा नीति देश में चल रही थी, हमने आज़ादी के बाद उसी का एक्सटेंशन भी किया, उसी का परिवर्धन भी किया, उसी का पोषण भी किया, और इस कारण से हम आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि जहाँ पर हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को भारतीय जड़ों से पूरी तरह से टूटा हुआ पाते हैं, और यही इस नीति के मूल में है, जड़ में है। मैं चूँकि लोकनीति का ही विद्यार्थी हूँ, इसलिए ये बात साफ कहूँगा कि लोकनीति में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक उसका इंटेंट क्या है, एक उसका कंटेंट क्या है। सबसे पहले तो ये इंटेंट जानने की आवश्यकता है, और इस नीति में बड़ी स्पष्टता से लिखा हुआ है कि ये लाइन पढ़ने वाली है, प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिसी में हमने अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों के नाम दिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लोक नीति के डॉक्यूमेंट में भारत के विश्वगुरु बनने की कल्पना को लिखा गया है, स्पष्टता के साथ लिखा गया है। पहली बार एक ऐसी नीति आती है जो कि अपनी कमियों का स्पष्टतः वर्णन करती है। हमारी प्राचीन जो वैभव था उसको लौटाने की कोशिश करेगी। न केवल लौटाने का कोशिश करेगी, बल्कि 50-60 करोड़ के आसपास जो विद्यार्थी ज्ञान की इस परंपरा के लिए देश में शिक्षा पाना चाहते हैं, वे विदेशी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इससे बड़ा मुझे लगता है संक्रमण काल कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए मैं ये पहली बात स्पष्टता से कहूँगा कि एक तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें स्पष्टता से शब्द का ध्यान रखा गया है। इसे नई शिक्षा नीति नहीं कहा गया है, क्योंकि नई होने के बाद वो 30, 35, 40 साल तक नई बनी रहती है। ये एक और बड़ा संकट है। 1986, 85-86 की बनी हुई नीति को अब तक नई कहते रहे और अगली नीति को भी नई कहते। इसलिए कस्तूरी रंगन कमेटी ने स्पष्टता से इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नहीं नाम दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दिया। इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहा गया। पहली बात तो ये आती है। अब आते हैं हम, इसके 3 खंड हैं। 3 खंड में पहले हम प्राथमिक या प्री प्राइमरी, जिसको आप कह सकते हैं प्रिपरेटरी सिस्टम कह सकते हैं। पहली बार किसी भी शिक्षा नीति ने भारत में कभी ऐसा जो अभी तक ऐसी व्यवस्था थी कि उसे प्रिपरेटरी एज ग्रुप को भी इसमें शामिल किया गया है। अब तक हम 6 वर्ष के बाद के बच्चों को ही अपने इसमें शामिल करते थे। बाकी जो है वो एक अजीब सी व्यवस्था के तहत पढ़ रहे होते थे। 2.5 वर्ष से बच्चा स्कूल जा रहा होता था, लेकिन उसे काउंट नहीं करना होता था। 6 वर्ष से हम बच्चे को काउंट करते थे। पहले आंगनवाड़ी की व्यवस्था होती थी। आंगनवाड़ी की व्यवस्थाएं हैं, और ये जो अपने प्रिपरेटरी स्कूल्स ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर में खुले हुए थे, ये सारे ढेर सारे स्टेलाइज करने की व्यवस्था हो गई। इससे नुकसान हो रहा था। हमें नुकसान ये हो रहा था कि एक लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट्स जो था वो भारत बोध से अलग होकर अपनी शिक्षा को, संस्कृति से टूट कर अपनी शिक्षा को प्रारंभ कर चुका होता था, इससे पहले कि वो प्राइमरी में आता।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात को ध्यान दिया कि हमें अब इस ग्रुप को भी ले लेना है। जो खेल कूद से सीखने की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी भारत केंद्रित करने का प्रयास किया जाए, ये इस शिक्षा नीति में स्पष्टता से वर्णित हो गया है। बिल्कुल। प्रोफेसर मुकुल जी, एक समाज में, न्याय संगत समाज में, जीवंत समाज में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ऐसे में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप किस तरीके से देखते हैं कि पूरे समाज, पूरे देश के विकास में किस तरीके से ये प्रभाव डालेगी? देखिए, बड़ा ही सार्थक और सुंदर सवाल है। मैं अभी जब प्रोफेसर दीक्षित बोल रहे थे तो मैं उन्हीं की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि इससे पहले जो भी शिक्षा नीति थी या जिन पर चर्चा होती थी वो देश की शिक्षा नीति नहीं थी, वो थोपी गई शिक्षा नीति थी और हम उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है कि इस देश की शिक्षा नीति में पहली बार भारतीय भाषाओं पर जोर दिया गया। अगर हम चीन या जापान का उदाहरण लें कि जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और अपने नवाचार, नवोन्मेष से दुनिया को दिखाया है कि उनके विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपनी भाषाओं में कर दिखाया और अंग्रेजी पर निर्भरता कम की है, वो चाहे मैंडारिन की बात हो चाहे जापानीज की बात हो। पहली बार ये सोचा गया कि जो हमारे पास जो प्रतिभा है वो किसी विदेशी भाषा पर निर्भरता बढ़ाने की बजाय अपनी भाषाओं में उस ज्ञान को, उस संस्कार को आगे बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ उसमें भारतीयता का पुट हो, जो हमें एक भारतीय होने के नाते गर्व का एहसास कराए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही शानदार कदम। मातृभाषा का प्रयोग होगा और हो सकेगा तो 6 के बाद या 8 के बाद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, सरकार की ये मंशा है इसमें। तो इससे आपको जो है करें अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव भी होगा, उसको बढ़ावा भी मिलेगा। उसके साथ एक और जो चीज़ है कि जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी भाषाओं में सामग्री कम है, हमें लगता है कि हमें अंग्रेजी भाषा में जो सामग्री है वो स्तरीय है, उसका स्तर उतना बेहतर नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो भारतीय भाषा है उनमें भी जो सामग्री है उनका परिष्कार होगा और वो विश्व स्तर की हमें मिल पाएंगे विद्यार्थियों। बिल्कुल। प्रोफेसर मनोज जी, नई राष्ट्रीय नीति में हम अगर देखते हैं विद्यार्थियों की बात करते हैं, सबसे पहले रट्टामार पढ़ाई, परीक्षा का बोझ, ढेर सारी चीजें थी जिसमें छात्र तनाव में रहता था, इसको कम करने की कोशिश की गई है। अब उसको प्रयोगात्मक परीक्षाओं पर ज़्यादा रहेगा, सीखने और आकलन करने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और जो रट्टामार पढ़ाई थी उससे कहीं कुछ छुटकारा मिलेगा। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? निश्चित रूप से मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि भारत की जो ज्ञान परंपरा थी वो वर्टिकल्स में चलती थी, वो ज्ञान के क्षेत्रों में चलती थी। मैकॉले की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हॉरिजॉन्टल चलती थी, लेयरिंग में चलती थी। बच्चे को, हमारी भारतीय परंपरा ये हुआ करती थी कि ज्ञान आपके अंदर है, आचार्य आपके ज्ञान को बाहर निकाल देता है, ये उसका कार्य है। आपकी क्षमता भर आपका ज्ञान आपसे बाहर आ जाए, ये समाज के लिए आवश्यक होता था। इसे हम भारतीय परंपरा कहते थे। हमें जो मैकॉले सिस्टम से प्राप्त हुआ वो ये हुआ कि आपके अंदर जितना भी वॉल्यूम है उसमें हम लेयरिंग ऑफ एजुकेशन को भर देंगे ठोक ठोक के आपके अंदर। वो आपके किसी काम की नहीं होगी, वो समाज के भी किसी काम की नहीं होगी, लेकिन हम उससे ही आपके ज्ञान को टेस्ट करेंगे। ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी। इसलिए पूरी तरह से नवाचार के क्षेत्र में यह देश पीछे होता गया है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण और दूंगा। मुकुल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि 2 देशों का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको 10 देशों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आप दुनिया के 10 विकसित देशों का नाम लीजिए, उसमें से एक के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अंग्रेजी पर आधारित हो। लेकिन ये 10 के 10 देश ऐसे हैं जो अपनी निज भाषा पर आधारित हैं। वह अंग्रेजी भी उसकी अपनी ही भाषा है, इसलिए वो अंग्रेजी पर आधारित है। लेकिन बाकी 9 देश अपनी अपनी भाषाओं के साथ विकसित होते हुए इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि आज दुनिया उसका लोहा मानती है। सबसे अच्छा उदाहरण होगा कोरिया का, जो 60 वर्ष पहले, यानी हमसे बाद में वो विकसित होना शुरू हुआ। 60 वर्ष की केवल उसकी विकास यात्रा है और आज पूरी दुनिया उनके ज्ञान का लोहा मानती है और वे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते। जापान नहीं जानता है, फ्रांस नहीं जानता है, स्पेन नहीं जानता है, जर्मनी नहीं जानता है, चाइना नहीं जानता है, इटली नहीं जानता है। यानी किसी देश की विकास यात्रा में विदेशी भाषा का सहारा लिया जाए, इससे बड़ा संकट आपके ऊपर कोई नहीं हो सकता। भारतेंद्र ने बहुत अच्छी लाइन कही थी, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा, और निज शब्द का इस्तेमाल किया था, हिंदी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं किया था, बंगाली तमिल का इस्तेमाल नहीं किया था। अपनी भाषा में यदि आप उन्नति करेंगे तो सारी उन्नतियों का मूल आपकी भाषा में होगा, क्योंकि भाषा संस्कृत से सीधे सीधे जुड़ी होती है। आपके अंदर स्वाभिमान
किसी दूसरी भाषा से आ ही नहीं बिल्कुल प्रोफेसर मनोज, इससे जुड़ा एक और सवाल हम चाहेंगे इसी में कि नए भारत के निर्माण में जो हमारी लक्ष्यों की प्राप्ति है उसमें हमारी ये पॉलिसी किस तरीके से अहम भूमिका अदा करेगी। देखिए, बहुत इस पॉलिसी की जो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं उनमें से एक अच्छाई ये है कि इसे बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है। जितना समय इसको दिया गया था उससे 2.5 गुने से ज़्यादा लोगों के विचारों को शामिल किया गया, क्योंकि उन्होंने 2.5 लाख गांवों तक पहुंचकर इस पर विचार विमर्श किया। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी से किया, लगभग हर सांसद विधायक से किया, लगभग हर अध्यापक से किया। इतना विचार विमर्श सिर्फ इसलिए किया कि वे जानना चाहते थे कि अध्यापकों में, समाज में चिंतन है क्या। और सब जगह से ये चिंतन आया कि हम इस शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, हम इसके विक्टिम हैं, हम इसके बेनिफिशियरी नहीं हैं। वास्तव की स्थिति ये हो गई है। तो इसलिए केवल भाषा की बात, आप देखिए इसी पॉलिसी के अंतर्गत नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का निर्माण किया गया। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पहली बार 12 भाषाओं में टेस्ट लेगी, यानी आपको किसी एक भाषा विशेष के अंदर घुसकर उसको अडॉप्ट तो नहीं कर पाएंगे, हाँ रटकर किसी तरह से पास होकर एक विशिष्ट मानसिकता में जाकर आप देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। देश के लिए चिंतन ही आपका नहीं हो सकता है और आपका अपना चिंतन भी समाप्त हो जाएगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले 70 सालों में हमारे पास कोई विज्ञान में उल्लेखनीय आविष्कार नहीं हुआ है। बिल्कुल हम आएंगे मुकुल जी के पास। मुकुल जी, क्लास 6 के बाद से सीखने आकलन करने पर जोर दिया गया है, अप्रेंटिसशिप की बात कही गई है। बच्चे को वहीं से जिसमें रुचि हो वो कार्य देख सके और उसके साथ ही उसे विषय में बंधना नहीं है। खेल, योग और संगीत जैसे विषयों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है। व्यक्तित्व विकास के रूप में आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो ज़्यादा जोर इस बात पर रहता था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सीखने पर जोर नहीं रहता था। और वो एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। हम लोग उस मानसिकता में पले बढ़े हैं और हमने ये जाना ही नहीं, मतलब जीवन सिर्फ किताबों में बिता दिया और अब लगता है कि ज़िंदगी तो छूट गई, हमने तो जीवन जिया ही नहीं। पर आज दुनिया बदल गई है, नई दुनिया की नई ज़रूरतें हैं, नए एहसास हैं और उन सब का ख्याल रखा गया है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक ख़राब नागरिक हैं। आपकी संगीत में रुचि हो सकती है, आपकी खेलों में रुचि हो सकती है, आपकी कला में रुचि हो सकती है। और इस तरीके की अगर साहित्यिक अभिरुचि का विकास जिस समाज में ज़्यादा नहीं होगा वो समाज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। तो एक आदर्श समाज के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आने वाले वक्त में इस वक्त भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। ये युवा जिस रूप में आगे बढ़ेंगे उससे इस देश की दशा और दिशा तय होगी। और मुझे लगता है कि इस देश की दशा और दिशा इस नई शिक्षा नीति ने तय कर दी है कि हम सबसे बेहतर से कम पर समझौता नहीं करेंगे। एक और बड़ा लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने कि 2030 तक एजुकेशन 100% की बात कही है, उच्च शिक्षा में 50% की बात कही, जो लगभग 27% है, 2 गुना करने की बात कही है। इसको देखते हैं, विकसित समाज के लिए हमको आगे बढ़ना है तो एजुकेशन कितनी जरूरी होगी, कितनी महत्वपूर्ण होगी। जब हमारा 100% हो जाएगा इंटर लेवल तक, 12वीं तक, तब एक अलग सोच होगी, अलग विचार होंगे, देश में जनरेट होंगे और युवा जो है कह रहे एक अलग नई विचारधारा से हम पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे जी। तो इसमें आप क्या विचार हैं आपके? देखिए, पहले की जो पुरानी जो हमारी शिक्षा नीति चल रही थी उसमें स्किल पर या गुणों पर, कौशल पर जोर नहीं था। ज़रूरी नहीं, अभी क्या होता था 12th पास करने के बाद हम इसलिए ग्रेजुएशन करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं, कोई स्किल नहीं है। पर अब की ये जो शिक्षा नीति है तो पहली बात तो इससे अनावश्यक, जिसे बोलते हैं कि अगंभीर जो विद्यार्थी हैं वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में नहीं पहुंचेंगे। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपने ये कौशल अर्जित कर लिया है, व्यवसाय कीजिए, जो करना चाहते हैं वो कीजिए। तो जो शोध का स्तर है विश्वविद्यालयों में इससे ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि उच्च शिक्षा में वही लोग पहुंचेंगे जो सिर्फ डिग्रियां बटोरना नहीं चाहते हैं बल्कि शोध और नवाचार से इस समाज को, इस देश को कुछ देना चाहते हैं। तो इस मामले में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। उच्च शिक्षा में किस तरीके से बदलाव देखते हैं कुछ उन छात्रों के लिए जिनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है किसी न किसी कारण से, उनको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री की बात कही गई है। इसके साथ ही जो पढ़ाई अगर छात्र फिर से तैयारी करना चाहते हैं तो उनके साल नहीं बर्बाद होंगे। इससे छात्रों को, विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से विकास जी, थोड़ा सा सूत्र मुकुल जी की बात से भी लेना चाहूँगा। जो मिडिल लेवल एजुकेशन की जो बात कही गई है, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट यहाँ है। हमारा GER जिसको आपने अभी इंगित किया कि जो 50 लाने की बात चल रही है, 26.5 ही है हमारा।
उत्तर प्रदेश में जीईआर राष्ट्रीय स्तर के नीचे है। ये ध्यान रखिए कि पंजाब और उत्तर प्रदेश दो ऐसे हैं जो कि बिलो एवरेज जीईआर के प्रदेश बन गए हैं दुर्भाग्य से। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये जीईआर बढ़ाने की समस्या क्यों आई है? 1824 में जो भारत लगभग 98% शिक्षित था, वो आज़ादी के स्ट्रोक में 16-17% रह गया। और आज़ादी के बाद से अब तक हम सारे प्रयासों के बाद भी साक्षरता की दर को बढ़ा पाए हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर को नहीं बढ़ा पाए। दोनों में अंतर है। और जीईआर बढ़ाने के जो घटने के पीछे कारण है वो ड्रॉप आउट्स है। उसके ऊपर आप सर्वे कर देख सकते हैं, बहुत सारे सर्वेज अवेलेबल हैं। कतिपय ग्रुप्स में ड्रॉप आउट बहुत तेज है। माइनॉरिटीज़ की जो ड्रॉप आउट है वो स्टार्कलिंगली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ड्रॉप आउट। तो लेकिन ऐसा है क्यों? उसके पीछे के कारण को भी जानना होना चाहिए। एक तो कारण ये है कि हमारी पिछली शिक्षा नीति ने जिस रोजगार परक शिक्षा के पीछे सारा जोर लगा दिया, उसने हमारी शिक्षा व्यवस्था का नुकसान ज़्यादा किया, फायदा कम किया। शिक्षा रोजगार के लिए ही नहीं है। रोजगार शिक्षा का एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है। नॉलेज आपका प्रोडक्ट है। हम नॉलेज की जगह पर हमने व्यावसायिक तथाकथित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक पूरी भीड़ लगा दी। हमने एक आभासी पिक्चर दे दी, इतने लाख इतने करोड़ रोजगार अवेलेबल है, उसके लिए विद्यार्थी नहीं है, इसलिए कॉलेजेस खुले। ढेर सारे मैनेजमेंट और बीटेक के कॉलेजेस खुल गए। आज उनकी क्या स्थिति है? वो बंद होने की कगार पर है, क्योंकि उनकी कोई मार्केट नहीं है और वो किसी और लायक बचे नहीं। गुणवत्ता पे हमको ध्यान देना होगा। कविता लिख नहीं सकते, बिल्कुल वे गद्य लिख नहीं सकते, बिल्कुल म्यूजिक गुणवत्ता की बात करनी होगी। जब विश्व स्तर पर हिंदुस्तान के भी विद्यालय टॉप 10 की लिस्ट में अगर रहेंगे, टॉप 50 की लिस्ट में रहेंगे, तो वो अलग पहचान होगी हमारे देश की। निश्चित रूप से। तो अगर ये देखा जाए तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत स्ट्रॉन्ग जो अवेलेबल पॉइंट, जिसको 9.2 जो पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने 10 बिंदु जो कमियां हैं हमारी उच्च शिक्षा की, उन्हें इंगित करके लिख दिया है। और सबसे पहली कमी लिखा है, गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र। यानी हमारा इकोसिस्टम ही इस तरह फ्रेगमेंटेड और कंपार्टमेंटलाइज्ड है कि वह शिक्षित नहीं कर सकता है, वह खंडित कर सकता है आपको। आप माइक्रो लेवल के स्पेशलाइजेशन में चले गए, लेकिन आप मैक्रो दृष्टि आपकी समाप्त हो गई, आप व्यापक दृष्टि से अलग हट गए। यह शिक्षा नीति कोशिश कर रही है कि आप अपना विषय अवश्य पढ़ें, लेकिन बाकी विषयों के लिए आप परतंत्र होकर न पढ़ें, स्वतंत्र होकर पढ़ें। इसके अतिरिक्त और आपकी सूचनार्थ भारतीय शिक्षा परिषद का गठन हो चुका है, और उसके द्वारा भी जो भारत की पारंपरिक शिक्षा थी, जिसे गुरुकुल शिक्षा कह सकते हैं या पारंपरिक शिक्षा कह सकते हैं, पारंपरिक ज्ञान को भी हमने उस शिक्षा परिषद के माध्यम से स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, और उन्हें हम जबरदस्ती यहाँ लाकर पढ़ाने की कोशिश ना करें, इसका प्रयास भी होगी। बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जिनके शिक्षा लिए प्रणाली होगी हमारी स्वतंत्र शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। हम ज्ञान पर आधारित हों, न कि हम एक निश्चित प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के उस व्यक्ति को अपने मूल से अलग कर दें और वो किसी और लायक भी न बचे। हमारे पास ऐसी फौज बन गई जिसे हम बेरोजगार कहते हैं। बिल्कुल। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है मुकुल जी कि इसमें शिक्षकों के जो पढ़ाते हैं हमारे शिक्षक, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। उनके शिक्षण किस तरीके से कराएं, उनके लिए भी पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। एक समानता आएगी उसके साथ साथ। बिल्कुल समानता आएगी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर हमारे यहाँ पर जो धारणा है कि शिक्षक को सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो धारणा बदलेगी कि उसे भी लगातार अपने आप को नवाचारिता से जोड़ना होगा, नवोन्मेष करने होंगे और अपने आप को अपडेट रखना होगा। तकनीक आधारित इस दुनिया में जहां आपका मोबाइल 4 दिन में अपडेट मांगता है, आप क्लास 10th या 12th के नोट्स को लगातार वही आगे बढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अब रट्टा मार शिक्षा वाला युग जा चुका है। और इसलिए इससे क्या होगा कि दोनों तरफ शिक्षक भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट करेंगे, और विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। तो इससे जिसे बोलते हैं कि जिज्ञासा आधारित समाज का निर्माण होगा, प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे और जिससे फिर शोध को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। प्रोफेसर मनोज जी, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि इसमें जो परिणाम परीक्षा फल जांचने का आकलन करने की बात कही गई है कि छात्र अपना असेसमेंट खुद करेगा, उसका सहपाठी एक करेगा, तो उससे आप देखते हैं एक व्यवस्था में सुधार और तनाव में कमी आएगी। देखिए, पूरे विश्व में जब हम
एक बात कहते हैं, आपने वो बात कही थी, मैं पकड़ कर नहीं पाया उस समय, कि हम जब श्रेष्ठ संस्थाओं की बात करते हैं कि भारत के कोई भी विश्वविद्यालय प्रथम 10 में, प्रथम 100 में, हम इनफैक्ट 200 में भी नहीं आते हैं, तो बेसिकली विश्वविद्यालय अपने स्ट्रक्चर से थोड़ी आते हैं, वो अपने इकोसिस्टम से आते हैं। पूरे दुनिया में यही व्यवस्था है। इस प्रकार की वार्षिक परीक्षा प्रणाली पूरी दुनिया के किसी भी विकसित देश में नहीं है। वहाँ इस प्रकार की परीक्षाएं होती ही नहीं। आपका असेसमेंट होता है, आप साल भर क्या सीख रहे हैं, ये रोज का काम है, ये रोज का असेसमेंट है। इसको असेस करने का काम टीचर का है, वो ऑफ पीयर का है, जिसको आपने कहा सहपाठी। पीयर ग्रुप और टीचर्स ये दोनों मिलकर उसे असेस करेंगे और वो अपने टीचर को असेस करेगा कि तीनों ने मिलकर क्या ज्ञान अर्जित किया है, क्या वो उससे संतुष्ट है। इसको असेस किया जाता है। हमारे यहाँ जो वार्षिक शिक्षा प्रणाली या सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली है, वो एक्सीडेंटल प्रणाली है। वो एक दिन आप अगर सब क्वेश्चन जानते हुए तो आप बहुत अच्छे मार्क्स पा जाएंगे नॉलेज के बावजूद, और एक दिन आपको अगर वो एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप नॉलेज के बावजूद फेल हो जाएंगे या कम अंक आ जाएंगे, और आपका सारा असेसमेंट उसी पर आधारित हो जाता है कि आपके कितने अंक आए हैं। ये अंक आधारित मूल्यांकन की व्यवस्था डेरिगेटरी व्यवस्था है, ये नेगेटिव व्यवस्था है, ये विश्व के किसी भी विकसित देश में नहीं है। ये मैं आपको बता सकता हूँ अपने अनुभव के आधार। बिल्कुल मुकुल जी, एमफिल को खत्म कर दिया गया है और अब रिसर्च में जाने के लिए वो स्नातक के बाद जो है करें 1 साल के बाद जा सकेगा, तो बहुत इनोवेशन और रिसर्च में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये नई पॉलिसी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब उसे शोध करना ही है तो जो बेहतर और व्यवस्थित तरीके से शोध किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। बनस्पत इसके की एक जिसे बोलते हैं कि शॉर्टकट दे दिया जाए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन पर या परास्नातक पर डेजर्टेशन या लघु शोध प्रबंधों की वैसे भी जरूरत रहती है और वो होता ही रहता है। तो एमफिल ये एक इसी तरीके का मामला था कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो एमफिल कर लेते हैं। तो जब अब हमारे पास एक खाका है किसी के विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण का, तो उस खाके में एमफिल कहीं से भी फिट नहीं हो रहा था और इसलिए उसे बिल्कुल समय के साथ जरूरतों के साथ हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना था और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में नए भारत के निर्माण में नई शिक्षा प्रणाली नया रंग दिखाएगी, हम तेजी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।